कक्षा 8 के लिए हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 की पहली कविता ध्वनि, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। आइए शुरू करते हैं आज की कविता। सबसे पहले कवि परिचय। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इसके कवि हैं। ये उनका एक चित्र है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 1897 ईस्वी में मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल में हुआ। 1961 में इनकी मृत्यु हुई। इनका साहित्यिक परिचय। निराला जी की ख्याति एक छायावादी कवि के रूप में है, अर्थात एक छायावादी कवि के रूप में जाने जाते हैं। साहित्य रचना में इनका पदार्पण, इनकी रचना जन्मभूमि की वंदना से शुरू होता है और ये मर्यादा और सरस्वती पत्रिकाओं का अध्ययन करते रहे। इनकी सबसे लोकप्रिय, सबसे प्रसिद्ध रचना जूही की कली है। छायावादी कवियों में इनका अनोखा स्थान है। इनकी प्रमुख रचनाएं बादल राग, भिक्षुक, विधवा, अनामिका, सरोज समृद्धि, जो इनकी बेटी की याद में इन्होंने लिखी थी, प्रसंग, पंचवटी प्रसंग, दान, तोड़ती पत्थर, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, अलका, प्रभावती, आराधना, बेला, अर्चना, अणिमा, निरूपमा, लिली, चतुरी इत्यादि। आइए देखते हैं पहले कुछ मुख्य शब्दार्थ। मृदुल, कोमल, पात, पत्ता, गात, शरीर, निद्रित, सोया हुआ, प्रत्युष, प्रातः काल, तंद्रालस, नींद से अलसाया हुआ, लालसा, कुछ पाने की इच्छा, अभिलाषा या इच्छा। सबसे पहला पद्यांश। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि कहता है कि अभी अभी मेरे जीवन में जो है वो यौवन रूपी वसंत आया है। अभी अभी मेरे जीवन में जो है वो यौवन रूपी वसंत आया है, अर्थात अभी अभी मैं जवान हुआ हूँ, अभी मेरा अंत नहीं होगा। वन मतलब जंगल, मृदुल वसंत मतलब वसंत ऋतु, जिसमें चारों तरफ हरियाली छा जाती है। तो कवि कहता है कि मेरे जीवन में भी अभी अभी जो है यौवन आया है, जवानी आई है, तो अभी मेरा अंत नहीं होगा। आइए इसका सरलार्थ देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि किसी सरलार्थ का प्रसंग कैसे लिखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3, ये पुस्तक का नाम है, से संकलित कविता ध्वनि, ये कविता का नाम से ली गई है। इसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इस कविता में कवि का जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण दिखाया गया है। कवि का यह मानना कि हमें जीवन के प्रति आशावादी रहना चाहिए, हमें जीवन में हमेशा आशा रखनी चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए, अपनी उम्मीद को नहीं छोड़ना चाहिए और पूरी सकारात्मकता के साथ और पूरे जोश और उत्साह के साथ जीवन का आनंद उठाना चाहिए। अब हम देखते हैं इसका सलाह व्याख्या। कवि मानते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी कवि के जीवन में अमृत रूपी वन में, कवि के जीवन के अमृत रूपी वन में वसंत रूपी यौवन यानी जवानी आई है, अतः अभी उनका अंत नहीं होगा। कवि मानते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि वह क्या है, आशावादी है। आइए अब देखते हैं दूसरा पद्यांश। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। कवि कहता है कि चारों तरफ हरे हरे ये पात, जब वसंत आता है तो चारों तरफ कैसे हरे हरे पत्ते आ जाते हैं, डालियां कलियां कोमल गात, डालियों पर जो है वो, कलियों पर जो है कोमल कोमल जो है वो पत्ते आ जाते हैं। गात मतलब शरीर, वो जो है डालियां कलियां क्या होती हैं, कोमल होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर मैंने हाथ, मृदुल मैंने कोमल, मैं जो है वो अपना कोमल हाथ फेरूंगा निद्रित कलियों पर, निद्रित मतलब सोई हुई कलियों के ऊपर मैं अपना कोमल हाथ फेरूंगा, और क्या होगा, जगह एक प्रत्युष, प्रत्युष मतलब प्रातःकाल, मनोहर मतलब सुंदर, और एक सुंदर सुबह में उनका स्वागत करूंगा, अर्थात सोई हुई कलियों को जगा दूंगा। इस चित्र में आप देख रहे हैं ये कलियां हैं, ये फूलने के लिए ऐसा लग रहा है जैसे ये सोई हुई है। तो कवि कहता है कि मैं इन्हें अपने कोमल हाथ फेर कर इनको जगा दूंगा। इसकी व्याख्या इस प्रकार। पंक्तियों के माध्यम से कवि यह
कहना चाह रही हैं कि निराश और जिंदगी से हारे हुए लोगों को मैं जीवन दान दूंगा। जो थक गए हैं, हार गए हैं, जिनके जीवन में उत्साह नहीं है, वो लोग जो वो थक कर बैठ गए हैं, तो कवि कहता है कि मैं उन्हें क्या करूंगा, जीवन दान दूंगा। कवि प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चारों ओर वृक्ष, हरे भरे पौधों पर कलियां खिली हैं जो अभी तक सो रही हैं, जैसा आप इसको चित्र में देख रहे हैं। कवि कहते हैं कि मैं सूर्य को लाकर इन अनसाई कलियों को जगाऊंगा। जैसे जब सूर्य आता है तो क्या होता है, फूल जो है वो खिल जाते हैं, कलियां फूल बन जाती हैं। वैसे ही कवि कहता है, इसका अर्थ यह है कि वह युवा पीढ़ी में नई प्रेरणा और उत्साह का संचार करेंगे और उन्हें जागृत करेंगे, उन्हें जगाएंगे कि उठो, जागो और मेहनत करो। जिस प्रकार सूर्य के आने से प्रकृति में एक नया जोश, उत्साह छा जाता है, चारों ओर हरियाली और फूलों की नई नई खुशबू फैल जाती है, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह भी कहना चाह रहे हैं कि निराश और जिंदगी से हारे हुए लोगों को मैं जीवन दान दूंगा। जिन लोगों को निराशा ने घेर लिया है, अर्थात वो जीवन से हार मान चुके हैं, मैं उन लोगों से जीवन से भी, उनके ऐसे लोगों के जीवन में भी बहार ला दूंगा, उन्हें जगा दूंगा। आइए देखते हैं आगे। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत अभी न होगा मेरा अंत। कवि कहते हैं कि पुष्प पुष्प से अर्थात फूलों से, तंद्रालस अलसाए हुए, उनकी सुस्ती, लालसा लालच खींच लूंगा, उसके अंदर से मैं जो है वो जो सुस्ती है उसको खींच लूंगा और उसकी सुस्ती को दूर कर दूंगा। अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष से सींच दूंगा मैं, और उनमें अपने नवजीवन का जोश, अमृत जोश, उमंग, उत्साह उनके अंदर भर दूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उन्हें मैं वो रास्ता दिखाऊंगा जो अनंत है मेरे भी जहां अनंत अभी न होगा मेरा। कवि कहता है कि मैं लोगों में जो निराशा और जो आलस फैला हुआ है उसकी जगह उनमें जीवन का अमृत भर दूंगा और उनको जीवन का नया रास्ता दिखा दूंगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि प्रकृति के द्वारा निराश हताश लोगों के जीवन को खुशियों से भरना चाहते हैं। वे कहते हैं, मैं एक एक फूल से आलस्य को खींच लूंगा, अर्थात मैं आलस में पड़े युवकों के मन में नए जीवन का अमृत प्रसन्नता से भर दूंगा। कवि प्रकृति के द्वारा निराश हताश लोगों के जीवन को खुशियों से भर देना चाहते हैं। इसका अर्थ यह है कि जो जीवन की जो वास्तविकता का आनंद उठाते हैं और खुशी खुशी हर मुश्किल से पार पाते हैं, उनका अंत कभी नहीं हो सकता। कवि कहते हैं कि जब तक वे नई पीढ़ी को राह नहीं दिखा देते, सही दिशा का ज्ञान नहीं करवा देंगे, तब तक उनका अंत नहीं। आइए अब देखते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर। सबसे पहला प्रश्न, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? कवि को विश्वास है कि अभी उसका अंत नहीं होगा। उसके अंदर जीवन को जीने के लिए उत्साह, प्रेरणा व ऊर्जा कूट कूट कर भरी है। एक मनुष्य तभी स्वयं का अंत मान लेता है जब वह अपने अंदर उत्साह को कम कर देता है, परंतु कवि के अंदर ये तीनों प्रचुर मात्रा में है, तो कैसे वह स्वयं का अंत मान ले? इसलिए उसका विश्वास है कि वो अभी अंत की ओर जाने वाला नहीं है। प्रश्न संख्या 2, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? फूलों को खिलने के लिए कवि उन कोमल कलियों को जो आलस से भरी हुई हैं और सुस्त अवस्था में पड़ी हुई हैं, अपने कोमल स्पर्श से जगाने का प्रयास करता है, ताकि वो नींद से जाकर एक मनोहारी सुबह के दर्शन कर सकें। अर्थात उस युवा पीढ़ी को नींद से जगाने का प्रयास करता है जो अपने जीवन के प्रति सचेत ना होकर, सजग ना होकर अपना जरूरी समय बर्बाद कर रही है। वो ये सब अपनी कविता के माध्यम से करना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 3, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य को दूर हटाने के लिए उनमें जीवन अमृत रूपी पराग का संचार करना चाहता है, उनमें नया जोश भरना चाहता है।
व्याकरण। कोमल गात मृदुल वसंत हरे हरे ये पात। विशेषण किसे कहते हैं? जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? उसे विशेष्य कहते हैं। ये किसकी परिभाषा होगी? विशेष्य की। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यांशों में गात, कोमल गात, ये गात क्या है? गात की विशेषता है कोमल, तो ये तो हो गया विशेषण। और ये विशेषण किसका है? गात का, तो ये गात क्या हो गया? हमारा विशेष्य। गात मृदुल वसंत, इसमें वसंत विशेष्य है। हरे हरे ये पात, इसमें पात विशेष्य है, क्योंकि इनकी विशेषता क्रमशः कोमल, गात की विशेषता कोमल, वसंत की विशेषता मृदुल और पात की विशेषता हरे हरे से ये ज्ञात हो रही है। हिंदी विशेषणों के सामान्यतः 4 प्रकार माने गए हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो अगर आपको विशेषण देखना है तो मैंने इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप उससे देख सकते हैं। निश्चय आपको उससे लाभ होगा।